हेलो फ्रेंड्स, आज हम हिंदी साहित्य में रीतिकाल पे विशेष महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी को देखेंगे जो टीएसटी पीएचडी व अन्य एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रीतिकाल की अवधि क्या है। तो रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रीतिकाल की जो अवधि है वह 1700 से 1900 है, यानी पहला वाला ऑप्शन सही है इसमें। दूसरा प्रश्न है कि रीतिकाल का नामकरण एवं नामकर्ता विद्वान सुमेलित नहीं है, तो इसमें बताना कौन सा सुमेलित नहीं है। तो अलंकृत काल मिश्र बंधु ने कहा, ये बिल्कुल सही है। श्रृंगार काल को विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने नाम दिया है, ये भी सही है। कलाकाल को डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने कहा, ये भी सही। रीतिकाल श्रृंगार काल हजारी प्रसाद द्विवेदी, तो इसमें ये गलत है क्योंकि रीतिकाल जो श्रृंगार काल है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने न दे करके डॉक्टर भगीरथ मिश्र ने कहा है। चलिए अगला प्रश्न है कि रीतिकाल को साहित्य शास्त्रीय काल कहने वाले आलोचक कौन है। तो साहित्य शास्त्रीय काल कहने वाले जो आलोचक हैं वह ऑप्शन थर्ड वाला यानी पृथ्वीनाथ कमल कुल श्रेष्ठ है। अगला प्रश्न देखते हैं कि रीतिकाल को अंधकार काल कहने वाले कौन से विद्वान हैं। तो रीतिकाल को अंधकार काल जो कहने वाले विद्वान है वह त्रिलोचन है, ऑप्शन डी वाला, यानी इसमें घ वाला सही है, त्रिलोचन। अगला प्रश्न है पांचवा कि विशिष्ट रचना पद्धति एवं विशिष्ट नियमों को दृष्टि में रखकर जो काव्य रचना हिंदी में की गई उसे ही रीति काव्य कहते थे। ये कथन किस आलोचक का है। तो ये कथन जो है डॉक्टर नागेंद्र ने कहा है। अगला प्रश्न है कि अपने आश्रय दाताओं की रुचि कारण रीतिकालीन काव्य का उदय हुआ, यह कथन किस आलोचक का है। तो ये जो कथन है ये रामचंद्र शुक्ल के द्वारा कहा गया है। अगला प्रश्न है सातवें नंबर का कि संस्कृत साहित्य में अनेक प्रकार के लक्षण ग्रंथ लिखे गए थे, अतः उनसे ही प्रेरित होकर हिंदी साहित्य में भी रीति काव्य लिखा जाने लगा, यह कथन किस आलोचक ने कहा है। तो यह कथन जो है किस आलोचक ने कहा है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। अगला प्रश्न देखते हैं नंबर 8 कि दरबारी संस्कृति का प्रभाव होने के कारण उस समय के कवि हताश एवं निराश हो गए थे, अतः अपनी निराशा को दूर करने के लिए रीति काव्य लिखा गया, यह कथन किस आलोचक का है। तो यह जो कथन है डॉक्टर नागेंद्र ने कहा है कि दरबारी संस्कृति का प्रभाव होने के कारण उस समय के कवि हताश और निराश हो गए थे, इसलिए अपनी निराशा को दूर करने के लिए रीति काव्य लिखा जाने लगा। तो ये जो कथन है वो डॉक्टर नागेंद्र। अगला प्रश्न है 9वां कि डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार रीतिकाल के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं। तो नागेंद्र के अनुसार जो रीतिकाल के प्रवर्तक वो केशवदास है, यानी ऑप्शन डी यानी थर्ड वाला है ग वाला कि केशवदास को ही डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार रीतिकाल का प्रवर्तक माना गया है। अगला प्रश्न है नंबर 10 कि आचार्य शुक्ल के अनुसार रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रीतिकाल के प्रवर्तक कौन है। अब इस पहले पूछा था नागेंद्र के अनुसार रीतिकाल के प्रवर्तक तो केशवदास है, अब रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रीतिकाल के प्रवर्तक कौन है, मतीराम, चिंतामणि, कृपाराम, देव। तो इसका जो राइट आंसर है वो चिंतामणि होगा, यानी ऑप्शन दूसरा यानी ख वाला चिंतामणि सही होगा। अगला प्रश्न है कि 11वां नंबर कि रीतिकाल का पतन का कारण क्या था, यानी किस कारण रीतिकाल का पतन होने लगा। तो काव्य में लोकमंगल की भावना का भाव, चमत्कार की अतिशयता, अत्यधिक श्रृंगारिकता या ये सभी। तो इसमें ऑप्शन घ होगा, यानी चारों इसमें जो है कि रीतिकाल के पतन का कारण बन सकता है। काव्य में लोकमंगल की भावना का अभाव हो गया था, चमत्कार की अतिशयता भी हो गई थी, अत्यधिक श्रृंगारिकता के कारण, और ये सभी कारण क्या था, रीतिकाल का पतन होने लगा था। इसमें जो घ वाला है राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि रीतिकालीन कविता को क्षयग्रस्त कहने वाले आलोचक कौन है। तो रीतिकालीन को कविता को क्षयग्रस्त कहने वाले जो आलोचक हैं वो डॉक्टर नागेंद्र है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से रीतिकाल की विशेषता नहीं है, तो कौन सी विशेषता है जो रीतिकाल की विशेषता नहीं हो सकती है। तो लक्षण ग्रंथों की प्रधानता, आश्रयदाताओं की प्रशंसा, श्रृंगार रस प्रधान काव्य, प्रबंध काव्य रचना। तो इसका जो राइट आंसर है इसमें नहीं पूछ रहा है, तो इसमें प्रबंध काव्य रचना ये इसमें क्या है विशेषता रीतिकाल की नहीं है। बाकी लक्षण ग्रंथ पाए जाते थे, आश्रयदाताओं की प्रशंसा भी थी और श्रृंगारस प्रधान भी था। तो इसमें जो राइट आंसर है वो घ वाला यानी प्रबंध काव्य रचना नहीं होती थी, बल्कि रीतिकाल में कैसे रचनाएं होते थे तो मुक्त काव्य ज़्यादा लिखे गए थे। अगला प्रश्न है नंबर 14 कि श्रृंगारिकता के प्रति उनका दृष्टिकोण भोग परक था, इसलिए प्रेम के उच्चतर सोपानों की ओर वे नहीं जा सके। प्रेम के अन्यथा एक निष्ठता, त्याग, तत्पश्चात इत्यादि उदात्त पक्ष इनकी दृष्टि में बहुत कम आ पाए। रीतिकालीन कवियों के संदर्भ में यह कथन है किस आलोचक ने कहा है। तो यह जो कथन है डॉक्टर नागेंद्र ने कहा है कि श्रृंगारिकता के प्रति उनका दृष्टिकोण कैसा हो गया था, भोग परक हो गया। तो ये जो आलोचक हैं ये डॉक्टर नागेंद्र ने कहा है। अगला प्रश्न है
नंबर 15वां कि हिंदी में रीति ग्रंथों की अखंड परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली, अतः रीति काल का आरंभ उन्हीं से मानना चाहिए। कथन किस आलोचक का है? तो ये जो कथन है चिंतामणि त्रिपाठी से चलने वाले जो ये आलोचक हैं वह रामचंद्र शुक्ल ने ऐसा कहा है। अगला प्रश्न है कि 16वां नंबर है कि रीति काल का सम्यक प्रवर्तन केशव दास द्वारा भक्ति काल में ही हो गया था। यह कथन किस आलोचक का द्वारा कहा गया है? तो यह जो कथन है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है कि रीति काल का जो सम्यक परिवर्तन केशव दास द्वारा भक्ति काल में ही हो गया था। तो यह किसने कहा? तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। अगला प्रश्न है नंबर 17 कि राजाओं से पुरस्कार पाने तथा जनता द्वारा समादृत होने के कारण रीतिकाल की कविता श्रृंगार रसमयी हो गई और अन्य प्रकार की कविताएं उसके सामने दब सी गई थी। यह कथन किस आलोचक का है? तो ये जो कथन है डॉक्टर श्याम सुंदर दास द्वारा कहा गया है कि राजाओं से पुरस्कार पाने तथा जनता द्वारा समादृत होने के कारण रीतिकाल की कविता श्रृंगार रसमयी हो गई और अन्य प्रकार की कविताएं सामने दब सी गईं। तो ये जो आलोचक हैं श्याम सुंदर दास ने कहा है। अगला प्रश्न देखते हैं नंबर 18 कि रीति काव्य परंपरा में रचना काल की दृष्टि से पहले कवि कौन है? तो रीति काव्य में परंपरा की दृष्टि से पहला कवि माने जाते हैं वो हैं कृपाराम और उनकी जो रचना है वो हिते तरंगिणी मानी जाती है। अगला प्रश्न है नंबर 19 रीति मुक्त कवियों को स्वच्छंद काव्यधारा के नाम से संबोधित करने वाले रचनाकार कौन है? तो ऑप्शन डी यानी घ वाला होगा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जो है रीति मुक्त कवियों को स्वच्छंद काव्यधारा नाम से संबोधित किया है। अगला प्रश्न है 20वां नंबर की रीतिकालीन कवियों का सबसे पहले रीतिबद्ध रीतिसिद्ध एवं रीति मुक्त में वर्गीकरण करने वाले पहले जो इतिहासकार है वो कौन है? तो जो इतिहासकार हैं ऐसा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं जिन्होंने रीतिकालीन कवियों को सबसे पहले क्या किया था? रीतिबद्ध रीतिसिद्ध और रीतिमुक्त वर्गों में विभाजित किया था। तो वो कौन है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र यानी ऑप्शन दूसरा वाला यानी ख विश्वनाथ प्रसाद मिश्र सही होगा। अगला प्रश्न है नंबर 21 रीतिबद्ध कवियों को रीतिचेतस एवं काव्यचेतस में बांटने वाले आलोचक कौन है? तो रीतिबद्ध कवियों को रीतिचेतस और काव्यचेतस में बांटने वाले जो आलोचक हैं वो ऑप्शन दूसरा वाला यानी ख वाला होगा डॉक्टर बच्चन सिंह है। अगला प्रश्न है नंबर 22 कि रीतिकालीन कवियों के काव्य को रहस्योन्मुख काव्य एवं शुद्ध प्रेम काव्य में बांटने वाले इतिहासकार कौन है? तो ऐसे इतिहासकार हैं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जिन्होंने रीतिकालीन कवियों काव्य को रहस्योन्मुख काव्य एवं शुद्ध प्रेम काव्य में बांटा है, विभाजित किया। अगला प्रश्न है नंबर 23 रीतिकाल विशुद्ध साहित्य सर्जना का काल है, यह कथन किस आलोचक का है? तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का है। अगला प्रश्न है कि रीतिकाल की कविता आज के पाठकों को चाहे कुछ न दे लेकिन वह आज के रचनाकारों को कहने के सलीके का ज्ञान और संस्कार दे सकती थी, यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? नंबर 24 तो ये जो कथन कहने वाले हैं ऑप्शन दूसरा यानी विजय देव नारायण शाही ने ऐसे कथन कही है कि रीतिकाल की कविता आज के पाठकों को चाहे कुछ दे या न दे लेकिन आज के रचनाकार को कहने के लिए सलीके का ज्ञान और संस्कार दे सकती है। तो ये जो कथन है ये आलोचक विजय देव नारायण शाही ने कहा। अगला प्रश्न देखते हैं नंबर 25 कि रीतिकालीन काव्य को सबसे पहले रीति काव्य कहने वाले विद्वान कौन है? तो रीतिकालीन काव्य को सबसे पहले रीति काव्य कहने वाले जो विद्वान है वो जॉर्ज अब्राहम गियर्सन है, ऑप्शन दूसरा वाला। दूसरा अगला प्रश्न है कि नंबर 26 की रीतिबद्ध कविता में मौलिक उद्भावना प्राय नहीं के समान है। रीतिबद्ध कविता में स्थल स्थल पर श्रम साध्यता और यांत्रिकता का प्राचुर्य है जो पांडित्य और प्रदर्शन और काव्य कौशल प्रदर्शन की भावना से ओतप्रोत है। अतः ये जो कथन है किस आलोचक ने कहा है? तो ये जो कथन है ये आलोचक हैं डॉक्टर बच्चन सिंह ने ऐसा कहा है। अगला प्रश्न है नंबर 27 के आगे के सुकवि रिझई है तो सुकविताई नहीं तो राधिका कन्हाई सुमिरन को बहानो है, यह कथन ये जो पंक्ति है किसके द्वारा कहा गया है? तो ये भिखारी दास द्वारा यह पंक्ति कही गई। अगला प्रश्न देखते हैं नंबर 28 कि किसे भक्ति काल एवं रीति काल का समन्वय कवि कहा जाता है? तो पंडित जगन्नाथ दास रत्नाकर को क्या कहा जाता है? भक्ति काल और रीति काल का समन्वय कहा जाता है, यानी ऑप्शन दूसरा सही है। अगला प्रश्न है नंबर 29 कि किस आलोचक ने रीति काल को गुंडेपन और सौदेपन की हरकत कहा है? तो दूसरा वाला ऑप्शन सही है। मार्कंडेय वाजपेयी ने क्या कहा है कि रीतिकाल को गुंडेपन और सौदेपन की हरकत कहा है।
ऑप्शन दूसरा वाला। अगला प्रश्न है नंबर 30 कि रीतिकालीन श्रृंगार काव्य परंपरा का मुख्य आधार स्रोत क्या है। तो मुख्य आधार स्रोत क्या है रीतिकालीन श्रृंगार काव्य परंपरा का। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी यानी घ वाला है कि भक्तिकालीन कृष्ण भक्ति काव्य है। अगला प्रश्न है नंबर 31 कि निम्नलिखित में से रीतिबद्ध कवि कौन से नहीं हैं। तो इसमें जो घ वाला सेनापति क्या है एक रीति सिद्ध कवि है, बाकी सारे रीतिबद्ध है। कुलपति मिश्र भी, जसवंत सिंह और पद्माकर, लेकिन सेनापति क्या है रीति सिद्ध कवि है। अगला प्रश्न देखते हैं नंबर 32 कि निम्नलिखित में से रीति सिद्ध कवि कौन से नहीं है। तो रीति सिद्ध कवि कौन से नहीं है। तो ग्वाल कवि क्या है एक रीतिबद्ध कवि, और बाकी जो है रीति सिद्ध कवि पजनेश से और वृंद कवि भी और रसनिधि, लेकिन ग्वाल कवि क्या है एक रीतिबद्ध कवि। अगला प्रश्न नंबर 33 निम्नलिखित में से रीति मुक्त कवि कौन से नहीं है। तो रीति मुक्त कवि कौन से नहीं है। तो बेनी क्या है एक रीति सिद्ध कवि है, बाकी बोधा आलम देशद्रोही क्या है रीति मुक्त कवि। अगला प्रश्न है नंबर 34 किस आलोचक ने रीति सिद्ध कवियों को स्वच्छंदतावाद का पूर्वाभास कहा है। तो रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है रीति सिद्ध कवियों को स्वच्छंदतावाद का पूर्वाभास कहा है, यानी ऑप्शन दूसरा वाला सही है। अगला प्रश्न नंबर 35 ठाकुर शिव सिंह सेंगर के अनुसार हिंदी में अलंकार शास्त्र से संबंधित पहली रचना कौन सी है। तो जो पहली रचना कौन सी उतना आंसर है थर्ड वाला यानी अलंकार रत्नाकर जो है पुष्प कवि द्वारा लिखा गया 713 ईस्वी में, जो कि अनुपलब्ध है। तो ठाकुर शिव सिंह सेंगर के अनुसार हिंदी में अलंकार शास्त्र में जो संबंधित पहली रचना है वो कौन सी है। तो अलंकार रत्नाकर है, ऑप्शन थर्ड वाला सही है। अगला प्रश्न है नंबर 36 कि हिंदी साहित्य में रीति काव्य परंपरा की पहली रचना कौन सी मानी जाती है। तो हितरंगिणी है जो कृपाराम द्वारा रचित है, जो कितने 1541 ईस्वी में और 400 इसमें छंद है और 5 तरंगे। यह कैसा है। तो यह नायिका भेद इसमें चित्रण किया गया हितरंगी नामक कृति में। अगला प्रश्न नंबर 37 वास्तव में श्रृंगार और वीर इन दो रसों की कविता इस काल में हुई। प्रधानता श्रृंगार रस की ही रही। इसमें इस काल को रस विचार से कोई श्रृंगार काल कहे तो कह सकता है। यह कथन किसका है। तो ये जो कथन है रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। अगला प्रश्न है नंबर 38 कि इस काल को कलाकाल नाम देना समीचीन ज्ञात होता है। रीति काव्य और श्रृंगार काव्य के साथ इस काल में इतनी अधिक प्रवृत्तियां विचारधाराएं और ललित शिल्प की साधनाएं दृष्टिगत होती है कि उनमें कला का प्रांजल रूप अनायास ही दृष्टिगत होता है। यह कथन किसके द्वारा कहा गया। तो ये जो कथन है राम कुमार वर्मा ने कहा है कि रीतिकाल को कलाकाल नाम देना क्या है समीचीन ज्ञात होता है, क्योंकि इसमें रीति काव्य और श्रृंगार काव्य के साथ इसमें इतनी ज़्यादा प्रवृत्तियां विचारधाराएं ललित जो साधनाएं दृष्टिगत दिखाई देती हैं, जो कला का प्रांजल रूप अनायास है यानी अपने आप ही सामने आ जाता है। तो ये जो बातें हैं ये जो आलोचक हैं राम कुमार वर्मा ने कही है। अगला प्रश्न देखते हैं नंबर 39 रीति काल के अंतर्गत लिखे गए समस्त उपलब्ध ग्रंथों का जो अध्ययन करने पर यह सहज ही स्पष्ट हो जाता है कि इस युग में व्यापक प्रवृत्ति रीति निरूपण की ही रही है। तो यह कथन किस आलोचक ने कहा है। तो यह जो कथन है यह डॉक्टर नागेंद्र ने कहा है। अगला प्रश्न है नंबर 40 कि कला काल कहने से कवियों की रसिकता की उपेक्षा होती, श्रृंगार काल कहने से वीर रस और राज प्रशंसा की होती थी, और रीति काल कहने से प्रायः कोई महत्वपूर्ण वस्तुगत विशेषता उपेक्षित नहीं होती और प्रमुख जो प्रवृत्ति है वो सामने आ जाती थी। यह जो है इसे क्या कहते हैं रीति पद्धति का युग कहते थे। यह धारणा वास्तविक रूप में सही भी है। यह कथन किस आलोचक ने कहा है। तो यह जो कथन है यह आलोचक हैं डॉक्टर भगीरथ मिश्र ने ऐसा कहा है। तो ये थी हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी। धन्यवाद।